अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क का जो वाक़या है अफसोसनाक, जिसमें एक लड़की के ऊपर तशद्दुद किया गया, बदसलूकी की गई, हरासमेंट की गई, इस तरह के वाक़यात जो हैं ऑफ कोर्स इन आइसोलेशन होते हैं। चंद मुजरिम ज़हनियत रखने वाले, गंदी ज़हनियत रखने वाले अफराद इसके अंदर शामिल होते हैं, लेकिन पूरे का पूरा मुआशरा जो है वो दागदार हो जाता है और ज़ाहिर है कि मुआशरा बदनाम होता है, मुल्क बदनाम होता है। इस केस के हवाले से अब तक की जो अपडेट्स हैं, जो अभी तक जो कार्रवाई की गई है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डीआईजी और कुछ बाकी सीनियर ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया है और जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार करने के हवाले से कार्रवाई थी। बताया जाता है कि 20 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें नादरा के ज़रिए लोगों को उनकी शनाख्त की जा रही है, फोरेंसिक लैब के ज़रिए उनकी शनाख्त की जा रही है और उनके पीछे जाया जा रहा है, बिकॉज नंबर जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की जो वाक़यात हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? समाजी वजूहात हैं, हमारी मुआशी वजूहात हैं, या जो बच्चों को या लड़कों को जिनकी तरबियत का कुछ मसला है, चाहे वो तालीमी इदारों के हवाले से हो या ख़ानदान के अंदर इस हवाले से जो तरबियत दी जाती है या तरबियत नहीं की जाती है, उसकी वजह से इस तरह के वाक़यात जो है वो हम देखते हैं। इसमें सोशल मीडिया का भी एक बहुत अहम रोल है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ औक़ात में इस तरह के वाक़यात को हम एक्सपीरियंस करते हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ जो इसके पहलू हैं मेरे साथ मौजूद हैं। अंबर शमसी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया अंबर साहिबा, आपने हमें टाइम दिया जी। हमारे साथ मौजूद है नायाब गौहर जान साहिबा, समाजी कारकुन है। थैंक यू नायाब साहिबा आपका भी। और शिफा यूसुफ जई साहिबा जो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगी। अंबर साहिबा, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि इन वाक़यात के पीछे क्या बेसिक रीजंस हो सकते हैं, वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इस अहम मौजू को आपने इतनी अहमियत दी और उस पर आप तफसील से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपने पूछा सवाल, यही सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में बुनियादी सवाल है कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे तरबियत भी है, इसके पीछे माइंडसेट भी है, इसके पीछे मुआशरे में खवातीन जब बात करती हैं, जब बताती हैं कि उनको हिरासा किया गया है, उनका जब यकीन नहीं किया जाता, तो उसका मतलब ये है कि खवातीन की जो शहादत है उसको अहमियत भी नहीं दी जाती। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसमें मेरे ख्याल में जिसकी वजह से आपको ऐसे वाकयात नजर आते हैं। और फिर साथ साथ आप यह भी देखें कि हम कहते हैं कि आए रोज नए वाकयात हो रहे हैं और हम खवातीन जो हैं, हमें गम भी होता है, गुस्सा भी आता है, हम सड़कों पे भी जाती हैं, एहतजाज भी करती हैं, लेकिन बार बार ऐसे क्यों होता है? ऐसा जाहिर होता है जैसे ये मुआशरा जो है अचानक से इस पे बहुत ज्यादा तशद्दुद होने लगा है। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि क्योंकि खवातीन अपनी आवाज ज्यादा उठाने लगी है, ये सोशल मीडिया के जरिए आपको ये जो वाकयात है वो नजर आते हैं। आप देखिए ईरान वाली 14 अगस्त को वाकया भी हुआ था। जब तक सोशल मीडिया पे ये वीडियोस आई नहीं थी, तब तक शोर नहीं मचा था, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। और अब जाहिर हुकूमत बहुत मुतहर्रिक हो गई है, मिसाल बना रही है, टेस्ट केस को कह रही है। ठीक है, हो तो कहूंगी कि एक बुनियादी वजह आपको नजर आती है कि जब ये उसके ऊपर जब खवातीन आवाज भी उठाती हैं, जैसे मैंने कहा, उनकी शहादत जो है वो नहीं मानी जाती, उन पर यकीन नहीं किया जाता है। और अभी किरदार कुशी की जा रही है जो टिकटॉकर हैं कि वो वहां क्यों गई थी, वो उनका मकसद था, वो शायद कुछ मकबूलियत हासिल करने के लिए कर रही थी। उसके बाद जो आपको रद्द अमल भी नजर आता है मर्दों की तरफ से, उससे भी ये जाहिर होता है कि ये एक वाकया, एक सजा से ये काफी नहीं है। और मेरी नजर में कि अब हमें एक तरह से हंगामी सूरत हाल इसको डिक्लेयर कर लेना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी होगा कि कानून साजी अब काफी नहीं है, हुकूमत एक तरह से पैगाम दे। मिसाल के तौर पर अगर हम जैसे कश्मीर का दिन हम उसको मार्क करते हैं, किस तरह से मार्क करते हैं, आधा घंटा बाहर खड़े होते हैं और फिर सॉलिडारिटी और एकजुटती दिखाते हैं अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ भारतीय मजालिम के खिलाफ, उसी तरह हम क्यों ऐसे नहीं कर सकते? हुकूमत एक दिन मुकर्रर करे और तमाम खवातीन बाहर हो, मर्द अंदर हो। ये एक पैगाम जाएगा कि क्योंकि खवातीन और ये तो मेन वर्सेस वुमेन हो जाएगा फिर। ये बिल्कुल मेन वर्सेस वुमेन नहीं है। और मेरे ख्याल में कि ये भी एक मसला है कि बिकॉज हाँ, वो जो आप बात कर रही थी कि एक सोशल मीडिया के ऊपर जो डिबेट जनरेट हो रही है
یا جو ڈسکشن سامنے آ رہی ہے اس میں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے خواتین جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہیں اور مرد جو ہے وہ ایک سائڈ پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہی میں جی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر مرد بھی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، حکومت بھی سمجھتی ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ خواتین اپنے آپ کو اس ملک میں محفوظ نہیں تصور کری، تو دو تین طریقہ کار ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک آپٹکس ضرور ہوں گی، لیکن ایک پیغام ضرور جائے گا کہ خواتین کی اہمیت ہے، ان کی شہادت کی اہمیت ہے، ان کی بات کی اہمیت ہے، اور جب وہ کہتی ہیں کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے ان پہ یقین کیا جائے، اور ہم یہ بھی ظاہر کریں کہ پبلک سپیسز جو پاکستان میں they should be safe for women. بالکل صحیح ہے. نیاب صاحبہ، what's your opinion؟ کیا آپ مطلب اس واقعے کے بعد being a woman yourself آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ لوگوں کی تربیت کا ایشو ہے، مطلب خواتین جو ہے وہ جب اتنے زیادہ مردوں کے اندر اکیلی ہوں یا چند ہوں تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ کیوں سمجھتی ہیں؟ جی بالکل، بہت شکریہ. میں تھوڑا سا جہاں پر گفتگو ختم ہوئی وہیں سے آغاز کروں گی. آپ نے کہا یہ تو مین ورسز ویمن ہو جائے گا. پہلی تو میرے خیال میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر جو لوگ ہراس کر رہے ہیں اور جو ریپ کر رہے ہیں اور جو اگریسرز ہیں، اگر وہ 99% کیسز کے اندر مرد حضرات ہی ہیں، تو انفارچونیٹلی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر جو شرح ہے غلطی کی وہ زیادہ مرد حضرات کی طرف سے ہے. لیکن میں اس کو پھر بھی مین ورسز ویمن سے زیادہ میں اسے کہوں گی کہ ایکوالٹی ورسز باقی سب جو ایکوالٹی کے خلاف ہیں، یعنی جو لوگ برابری کے، خواتین کے تحفظ کے اور ہر صحیح معنوں میں مرد اور عورت کی معاشرتی اور معاشی برابری کے خلاف ہیں، ان کے بیچ میں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جنگ ہے اور یہ ایک لڑائی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ڈو یو شائع تھنک ہوئے کہ وی ہونا کین چاہیے ہمیں. جنرلائز دیز کیسز؟ ہمیں ایسے کیسز کو جو آئسولیشن میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ 20 کروڑ عوام ہے اس ملک کے اندر، وہاں پہ وہ دنیا میں باقی ممالک کے اندر بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، یورپ کے اندر ہوتے ہیں، باقی جن کو ہم بہت زیادہ ایڈوانس ممالک کہتے ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان آئسولیشن کے اندر. تو جرنلائز کسی چیز کو میڈیا کے اوپر کر دینا، ڈو یو تھنک دس دیر از اے بالکل، جسٹیفیکیشن؟ دیکھیں میں دونوں باتیں ایڈریس کروں جی گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئسولیشن نہیں ہے، کیونکہ امبر بھی یہاں بیٹھی ہیں، میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی یہاں ہیں، اور ہم سب کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے کئی موقع دیکھے ہیں جہاں پبلک سپیسز کے اندر خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان پہ آوازیں کسی جاتی ہیں، سیٹیاں ماری جاتی ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، ان کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. دس از ناٹ آئسولیٹڈ. ہر خاتون جو یہاں کی پبلک سپیسز میں کبھی پھری ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں، اور ہمارے پاس شرح ہے، ہمارے پاس رپورٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ 70 سے 90% جو خواتین ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی قسم کی جنسی جو ہراسمنٹ ہے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. اس پہ بہت ساری ہمارے پاس تحقیق ہے. جہاں تک باقی ممالک کی بات ہے، بالکل پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، لیکن بطور پاکستانی سب سے پہلے مجھے پاکستان سے غرض ہے. میں ایک پاکستانی شہری ہوں، میں بالکل صحیح. پاکستان کو خواتین کے لیے محفوظ بنانا چاہتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ایک اچھے اور برے معاشرے میں فرق یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جرائم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. میرے خیال میں اس سے بھی بڑا فرق یہ ہے کہ جرائم ہونے کے بعد کیا رد عمل سامنے آتا ہے. کیا ریاست اور معاشرہ جو ہے وہ مجرم کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، یا ریاست اور معاشرہ جو ہے وہ وکٹم کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اس میرے کیس خیال کے میں اندر آپ نے کیا یہ ایکسپیرینس کیا؟ اس کیس میں آپ کو معاشرہ جو ہے، the state institutions, do you think they are standing behind the victim or they are trying to protect the criminals? دیکھیں اس وقت تو وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں نا. مطلب یہ تو ایک کمپلیٹ اینڈ اٹر ریاستی فیلئر ہے کہ دن دہاڑے براڈ ڈے لائٹ کے اندر 400 مرد کسی عورت کو گروپ کر رہے ہیں، اور ایک ایسے دن پر جب ہائٹنڈ سیکیورٹی ہوتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ 14 اگست میں سیکیورٹی بھی ہر جگہ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پولیس اہلکار بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ تو فیل ہو گئے ہیں. اب ظاہر ہے ان کو ہم نے فورس کیا ہے، سوشل میڈیا نے فورس کیا ہے کہ وہ اس پہ کوئی ایکشن لیں. اور جہاں تک معاشرے کی بات ہے، پرسوں سے اس خاتون کی کردار کشی کی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں بہت واضح ہے کہ معاشرہ بہت بٹا ہوا ہے اس کے اوپر. عمر صاحب، 400 افراد تھے جو وہاں پہ موجود تھے. کیا مطلب یہ وجہ کیا؟ اور اس میں اگر ہم ویڈیو کے اندر دیکھیں تو موسٹ آف دیم آر ینگ پیپل. دے آر فرام 18 ٹو مے بی 28 سال عمر تک کے لوگ ہوں گے.
इस एज के लोग हैं, तो ये क्या वजह है कि हम इतने बेहस हो चुके हैं कि वट एवर इज द केस, लेकिन आपने किसी भी एक जो विक्टिम होता है उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी एतबार से, लिहाज से आप प्रोटेस्ट करते हैं। आप किसी को अगर जोर बाजू नहीं रोक सकते तो आप जुबान से उसको कम से कम रोकने की कोशिश करते हैं। जी, अफसोस तो यही है कि इससे यही जाहिर होता है कि खवातीन की हैसियत या खवातीन को किस नजर से देखा जाता है माशरे में, कि उनकी हाँ या ना जो है उसका कोई मानी नहीं होते। फिर आप देखते हैं कि उनको एक तरह से, मैं तो कहूंगी कि अब ये काफी आजकल सर्कुलेट भी कर रहा है, मंटो के कुछ अकवाल हैं, और उसमें मैं कहूंगी कि यही जाहिर होता है कि कुछ मर्दों के लिए शायद और औरत की का वजूद जो है वो ही एक तरह से फहश है, या अभी भी कह सकते हैं कि वो गोश्त के बराबर है, क्योंकि उसको तो गोश्त की तरह ट्रीट किया गया ना, कि कपड़े उतार दिए गए, नोचा गया। अब आप देखिए कि जो पुलिस रिपोर्ट थी, जो मेडिकल एग्जामिनेशन थी, जिससे उनका उसका कोई हिस्सा नहीं था, जहां उसको नोचा नहीं गया था, उसको चोट नहीं आई थी, उसकी ब्रूजिंग नहीं हुई थी, और वो अलग आप सोचें कि जो एक ट्रॉमा आप गुजरते हैं इससे। और मैं ये कहूंगी कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि आइसोलेटेड केसेस होते हैं, मुझे बताइए कि आए रोज कोई ना कोई वाकया रिपोर्ट होता है, अखबार में हर रोज होता है, ये कैसे आइसोलेटेड हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ जाती तौर पर, 12 साल की उम्र से, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे जब मैं फील्ड में रिपोर्टिंग कर रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा वाकया जरूर हुआ है कि मैं खड़ी हूँ बाहर, मैं पीस टू कैमरा करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इंटरव्यूज करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। कोई गुजरता है, कोई कस देता है, जुमला कस देता है, कोई छूने की कोशिश करता है। आप जलसे जुलूस पे जाएं कवरेज करने के लिए, तो पीछे से एक हुजूम जो है वो तंग करने लगता है। पहला वाकया हुआ था जब मैं 12 साल की थी, ट्रेन स्टेशन पे थी, ट्रेन पे थी। तो आप ये सोच लें कि इसको आइसोलेटेड तो आप नहीं कह सकते ना, इसलिए क्योंकि यही जाहिर होता है कि औरत को एक इंसान नहीं समझा जाता, उसको गोश्त के जैसा तस्वुर किया जाता है। मुझे मुझे बहुत गुस्सा है, और बहुत दिनों से गुस्सा है, क्योंकि जो रद्द अमल खास तौर पर है, ये वाकया हुआ और 400 मरते, वो तो अलग बात है कि हम बार बार हमें याद आता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमारी दोस्तों के साथ क्या हुआ था, हमारी बहनों के साथ क्या क्या वाकयात हुए हैं, हमारे कॉलीग्स के साथ क्या क्या वाकयात हुए हैं। लेकिन फिर आप जब देखते हैं, रद्द अमल देखते हैं कि किस तरह से लोग कहते हैं नहीं इसका तो किरदार ही खराब था, ये तो अटेंशन के लिए कर रही थी, ये तो जानबूझ के कर रही थी, क्लिक्स के लिए। मतलब हद हो गई है। बेहिसी मेरे ख्याल में सिर्फ उस वाकये की नहीं है, उसके बाद जो रद्द अमल आ रहा है उससे ज्यादा बेहिसी जाहिर होती है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं क्विकली, और ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ग्रेटर इकबाल पार्क के वाक़े जो है उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि ख़वातीन के साथ जो हरासा के केसेस के अंदर, जिनसी तशद्दुद के केसेस के अंदर जो बढ़ते हुए केसेस हैं, उनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और उनको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, इस मुआशरे को ये तमाम जो जराइम हैं उनसे कैसे पाक किया जा सकता है। हमें ज्वाइन कर लिया है शिफा यूसुफ जई साहबा ने, आप इनके पर्सन हैं, साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी जी, आपने हमें ज्वाइन किया। आप ही से बात का आगाज़ कर लेते हैं। हमने अंबर साहिबा से और नयाब गौहर साहिबा से पूछा था कि व्हाट आर द रीजंस कि हम इतनी बहस होती जा रही है हमारे मुआशरे के अंदर, लोगों की अप्रोच, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? देखिए वहीद साहब, मेरा तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि हम अगर अपनी अर्बन सेंटर्स और रूरल सेंटर्स का कंपैरिजन करें, तो अर्बन सेंटर्स में तो फिर भी हमारी कुछ तालीम, कोई आगही, कुछ तरीका कार, कोई उसूल, कोई जवाबे तो कवाबे जो है कुछ एग्जिस्ट करते हैं। रूरल सेंटर्स की अगर हम बात करें तो मैं क्योंकि पेशावर से बिलोंग करती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि हम जब 14 अगस्त का जिक्र किया करते थे तो पेशावर में हम 14 अगस्त को बाहर इसलिए नहीं निकलते थे क्योंकि बाहर निकलने के बाद जो है हमें पता चलता था, और हम निकलते थे गाड़ियों में कभी कभार, लेकिन हमें ये नजर आता था कि भाई सारे गांव देहात के लोग उठ के आ गए। अब प्रॉब्लम उसमें क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव देहात के लोग हैं, वो जाहिर है मेरे पाकिस्तानी हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, वो सब लोग भी जाहिर है उतने ही पाकिस्तानी हैं, उनका भी हक बनता है कि वो बाहर एंजॉयमेंट के लिए निकले जितना कि हम निकलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी हुकूमतों ने कभी हमारी रूरल सेंटर्स की तरफ रुख ही नहीं किया। हल्कों से वहां से इलेक्शन जरूर जीत के आ जाते हैं, वहां पर वोट मांगने के लिए जरूर चले जाते हैं, लेकिन उसी दौर में जाते हैं जब उनको वोट मांगने की कैंपेनिंग करनी होती है। उसके अलावा ना कोई उनको पहचानता है वहां पर, ना कोई उनको जानता है। वोटिंग जरूर वो वहां पर वोट पा लेते हैं,
لیکن اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر دیکھیں ہمارے گھروں میں کام کرنے والے لوگ یا دیگر جگہوں پر کام کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں، اگر وہ دیہاتوں سے آتے ہیں تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، اور بہت سے لوگ میرے ساتھ اگری کریں گے، بہت سے ڈس ایگری بھی کریں گے، ان کا حق ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے اگری کریں گے کہ ہم ان لوگوں میں نہ تو دنیاوی شعور اور دنیاوی تعلیم اور تربیت ڈال سکے ہیں، اور نہ ہی ان میں دینی تربیت اور شعور ڈال سکیں۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے، تو ان سے اگر ہم یہ توقع کریں گے کہ بھائی وہ بڑا معاشرتی اقدار کی پاسداری کریں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ پرابلم یہ ہے میرے حساب سے کہ ہم نے ان کو وہ شعور اور وہ تعلیم اور وہ آگاہی ہی نہیں دی۔ بیسیکلی تو میڈیا کا بھی بڑا قصور اس میں اس لیے میں کہوں گی کیونکہ 3-4 سال سے میں پروگرام کر رہی ہوں، مجھے تو نہیں یاد پڑتا، مطلب ایک زینب کے جو زینب الرٹ بل آیا، ایک زینب کے قاتل کے بارے میں خبر دینے کے علاوہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کی پھانسی کے بارے میں اپنے پروگرام میں ذکر کیا ہو کہ فلاں مجرم کو پھانسی ہو گئی ہے۔ دیکھیں جب تک ڈیٹرنٹ نہیں ہے، اس ڈیٹرنٹ کا فائدہ یا نقصان ہم نہیں تعین کر سکتے۔ یہ لوگ سارے بہت سارے یہ کہتے ہیں، کل میں کوئی خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں جو کہ میں ٹویٹر پہ پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان جو ہے وہ جو ہے جب تک یہ حکومت جو ہے جب تک وہ مذہب کو درمیان میں لے کے آتی رہے گی تب تک میں اس کو ووٹ نہیں ڈالوں گی۔ اور میں یہ بتائیں بھائی ووٹ آپ کے سے کسی کا کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ اس کو ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، آپ بات صحیح کریں۔ اگر آپ ایک بیسیکلی وہ تو خاتون ایک برانڈ چلاتی ہیں، مجھے جو کہ بعد میں پتہ چلا صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح جو نقطہ ہے، دیکھیں سزا اور جزا کا کانسیپٹ جب تک نہیں ہوگا، جب بالکل صحیح تک ہے، میرے گھر میں کسی کو اس چیز کا، مجھے جب تک اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ میرا باپ مجھے ڈانٹے گا یا میری ماں مجھے اس بات پہ ڈانٹے گی، میں وہ غلط کام کرتی رہوں گی۔ مجھے اگر اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ میں تو یہ آپ کے کام کہنے صحیح کا ہے، یہ مقصد کام یہ ہے غلط، کہ یہ جو لاہور والا بیسکلی اقبال پارک کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جن کا مطلب اربن علاقوں سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ تو لاہور کا دل ہے، لاہور کا مطلب لاہور ایک ڈیولپڈ سٹی ہے، وہاں سر پہ لاہور کا دل ہونے سے یا پنجاب یا پشاور کا دل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں سب کو پتا ہے کہ 14 اگست پہ کون سے لوگ پاکستان میں شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی مجھے اس پہ چیلنج کرتا ہے تو بے شک کر لے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، آئی اگری کہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے صرف دیہاتوں کی بات میں نہیں کر رہی، میں شہروں کی بات بھی کر رہی ہوں۔ میرے گھر میں ڈرائیور ہے، میرے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو کہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو کہ نہیں پتا بھائی پہلا کلمہ کیا ہے، جن کو نہیں پتا کہ اسلام کیا کہتا ہے، جن کو نہیں پتا کہ ہمارا معاشرہ کیسا تھا۔ مجھے میرے دادا نے یہ بتایا تھا کہ ایسی جگہوں پر مطلب اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے کس طرح سے جانا ہے۔ مجھے میرے دادا نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے کسی مرد سے بحث کرنی ہے تو وہ کس بنیاد پہ کرنی ہے، آپ نے اپنا کیا حق مانگنا ہے اس سے، یا میں کیوں حق مانگوں۔ مجھے بہت ساری چیزیں میرے گھر والوں نے بتائی ہیں نا، تو سر ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ بیسیکلی میرا جو مقصد ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے ہماری پوری قوم میں۔ ٹھیک ہو گیا، اب تھوڑی سی تربیت، جی بالکل صحیح ہے، تربیت کی نیاب صاحبہ، میں چونکہ کوئکلی اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کریں پھر ہم سوشل میڈیا پہ اور دین دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز رسپانسبلٹی کی طرف آئیں گے۔ یہ پولیس کی کارروائی شروائی جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو فالو اپ کا سارا مسئلہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے ایک بچے کی چاہے وہ مطلب کسی دیہات میں بھی پیدا ہو تو اس کی پرورش جو ہے وہ ماں باپ کرتے ہیں، اسپیشلی مدر کا اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بچے کو کم از کم 13-14 سال کی عمر تک لانے میں۔ سو یہ 2-3 سالوں کے اندر تو بچہ بگڑ نہیں سکتا نا۔ اب وجہ کیا ہے، یہ پہلے مطلب 20-25-30 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کے واقعات اتنے نہیں، مطلب خاتون کی عزت بتایا جاتا تھا بچوں کو کہ آپ نے مطلب خواتین کی، اپنی ماؤں کی، بہنوں کی، بڑوں کی آپ نے احترام کیسے کرنا ہے، ان کو کس نظر سے دیکھنا ہے۔ اب یہ صورتحال تھوڑی سی خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سو واٹس یور اوپینین خاندان کے لیول کے اوپر، فیملی کے لیول کے اوپر، ایک جو بیسک انسٹیٹیوشن ہے کسی کی بھی تربیت کا، وہاں پہ کیا ڈو یو تھنک کہ کوئی ہمیں کمی دکھائی دے رہی ہے؟ نیاب صاحبہ دیکھیں بالکل اس کے اندر سوشلائزیشن جسے کہا جاتا ہے، جو پرائمری سوشلائزیشن ہوتی ہے ہر انسان کی وہ اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جو خاندانی نظام ہے اس کے اندر کچھ جس طرح ہر جگہ ہوتا ہے بہتری کی گنجائش ہے، تربیت کے اندر بھی بہتری کی گنجائش ہے۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی جینڈر کا ہو، کسی بھی ریس کا ہو، ایتھنیسٹی کا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی عزت کرنا،
उसके फंडामेंटल बेसिक राइट्स को रिस्पेक्ट करना, उसकी रजामंदी और उसके कंसेंट को वायलेट ना करना, ये सारी चीजें बहुत अहम है। यहाँ पर मैं डिसएग्री करूंगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अर्बन और रूरल का कोई प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी एक एलिटिस्ट आर्ग्यूमेंट है जहाँ हम ये समझते हैं कि शहरों के लोग बहुत बेहतर है। मेरे ख्याल में जो हरासमेंट और जेंडर बेस्ड वायलेंस का मामला है ये पूरे मुल्क में होता है। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे मर्दों की तरफ से भी इस तरह की बातें सुनी हैं, तो देयर इज नो गारंटी। आई वुड से कि ओवरऑल हमें जरूरत है कि जब हम तरबियत दे रहे हों तो इंसानी हुकूक की बात की जाए, ख्वाह वो आप एक मजहबी पहलू से करना चाहते हैं या एक ह्यूमन राइट्स के पहलू से करना चाहते हैं। ये फंडामेंटली जरूरी है लोगों को ये बताना कि हर इंसान बराबर है, आपने हर इंसान के साथ इज्जत से पेश आना है। और आप किसी को भी, आपने एक बात की उससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करती हूँ, आपने कहा कि पहले ऐसा नहीं होता था या पहले ये बताया जाता था कि खवातीन माएँ बहनें होती हैं। मेरे ख्याल में हमेशा से इस तरह होता था, लेकिन अब क्योंकि हम इस पर आवाज ज्यादा उठा रहे हैं तो शायद हमारे सामने ये चीजें ज्यादा आती, क्योंकि 80s के अंदर भी हमने देखा कि भरपूर खवातीन के राइट्स की मूवमेंट जो है वो थी उस वक्त की एक मिलिट्री रजीम के खिलाफ। तो दूसरी बात ये है कि हमें इज्जत करना इस तरह से नहीं सिखाना कि इस औरत की इसलिए इज्जत करो क्योंकि ये किसी की माँ है या बहन है या बेटी है, या इसकी सिर्फ तब इज्जत करो अगर ये बापर्दा हो या नेक नियत हो या किसी दीन से ताल्लुक रखती हो या मुसलमान हो। हमें ये बताना है कि उसकी इज्जत करो क्योंकि वो एक इंसान है, ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। वो आपके पसंदीदा लिबास में है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर्द मेरे पसंदीदा लिबास में पब्लिक में घूम रहा है या नहीं घूम रहा, मुझे पता है कि मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं उसकी इज्जत करूंगी, मैं उसकी रजामंदी को वायलेट नहीं करूंगी। तो यही मैसेज हमें अक्रॉस द बोर्ड हर किसी को देना है। बिल्कुल सही। अंबर साहिबा, जो खानदान के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की तरबियत की, इस पर ज़ाहिर है कि चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनकी तरबियत का जो बेसिक जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ फैमिली। फिर उसके बाद आप चाहे वो जिस भी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के अंदर जाता है या जहाँ पे भी वो तरबियत हासिल करता है वो सेकेंडरी उसकी हैसियत हो जाती है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन कि हमें ज़्यादा अपनी औलाद को, बच्चों को टाइम पेरेंट्स को देना चाहिए, उनको बताना चाहिए, अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ करें? जी, मेरे ख्याल में कि वालिदैन की जाहिर है जो भी होते हैं, और मैं खुद भी क्योंकि एक वालिदा हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, हमारी तो सबकी यही कोशिश होती है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, ना दो राय है कि वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि तरबियत दें, बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से आपने बड़ों के साथ पेश आना है, ऑपोजिट जेंडर के साथ कैसे पेश आना है। मैं ये कहूंगी कि इसमें दो हमने इसको जावियों से जरूर देखना है कि एक जाहिर है क्योंकि आप कहते हम माँ के साथ बहुत वक्त गुजारा जाता है बच्चों का, वो भी दुरुस्त है। साथ साथ वालिद की जो मिसाल है वो भी अहम है, और दोनों का आपस में रिश्ता है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर इज्जत का रिश्ता ना हो, ये भी जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो देखते हैं, सुनते हैं। तो आप जितना मर्जी डांट लें, आप जितना मर्जी को कुछ कह ले हैं, वो चिल्ड्रन पिक अप दीज थिंग्स। वो जो आप वालिदैन का रिश्ता होता है वो भी आप देखते हैं कि अगर अच्छा वाले जो है वो शायद इतनी इज्जत नहीं करता, वो अपनी मेरी मदर को डाउनग्रेड करता है, शायद इंसान छोटी छोटी बातें से करता है। और जाहिर है बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस हैं। तो फिर आप देखें कि ये जो तरबियत की बात है ये कितने जावियों से होती है। फिर साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि जॉइंट फैमिली का भी एक रिवाज है, जो ससुराल है वो उनकी जो माँ है उनके साथ क्या बर्ताव, क्या रवैया होता है, ये भी बहुत अहमियत रखता है। तो जब हम बात करते हैं माशरे की, ये जो बुनियाद है, ये जो फैमिली यूनिट है, चाहे अगर हम कह सकते हैं एक सिंगल फैमिली यूनिट है या अगर हम कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली हो, तो जो रवैये हैं, जो रिश्ते हैं, उनकी भी बहुत अहमियत होती है। फिर जब बच्चे आगे बड़े होते हैं और जाते हैं दुनिया में, दे रिफ्लेक्ट दिस। तो आप जितनी मर्जी आप डांट ले, कह दे, कुछ कह कर दे, ये जो रिश्ते हैं और जो इज्जत है, ये फैमिली यूनिट के अंदर जरूर होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। बेहतरीन जी। नाज़रीन, एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे। बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, मुख्तलिफ पहलू जो इसके हैं, इस तरह की जो वाक़यात हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, उनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एक फैमिली है, मुआशरा है, देन द स्टेट एंड देन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, सबकी एक जॉइंट जिम्मेदारी है।
वापस आके थोड़ा सा सोशल मीडिया के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शिफा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया का दौर है और इसमें जाहिर है कि वी आर लिविंग इन अ इंफॉर्मेशन एज, वी कैन नॉट अवॉइड दैट। हमारी ज़रूरत है, हम खासकर मीडिया वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आम लोग भी उसके अंदर इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं कि अब कंटेंट के ऊपर एक गेट कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है। मुझे ये बताइए कि ये टिकटॉक और इस तरह की बाकी जितने भी वो हैं चीज़ें हैं, क्या इससे भी जो ख़ासकर टीनेज के जो लोग होते हैं या जो जवान लोग हैं उनके दिमागों के ऊपर कोई नेगेटिव असर होता है जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात में हम देखते हैं कि इजाफा हो रहा है? देखिए जी, असर तो मुझे नहीं पता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ टिकटॉक या इस किस्म की एप्स के हवाले से। होता होगा तो होता होगा, नहीं होता होगा नहीं होता होगा। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर जरूर करूंगी कि मैंने इंग्लैंड में टाइम गुजारा है, मैं बाहर रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि वहां पर एक लंदन में कहा जाता है एक ट्यूब, ठीक है, अंडरग्राउंड ट्यूब में आप बैठते हैं। वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी भी आते हैं, बहुत सारे बंगाली आते हैं, हिंदुस्तान के लोग आते हैं। ये सारा वो खित्ता है जहां पर कि हम देखते हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, औरत के खिलाफ जो क्राइम है, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है, बहुत एक तरह से बढ़ रहा है। इंडिया में तो खैर बहुत ज्यादा था, पाकिस्तान में भी अब बहुत ज्यादा रिपोर्ट होने लग गए। मैं आपको ये बात बताऊं कि ट्यूब में मैंने बड़ा सफर किया और मैं आपको ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात मैं बताऊं कि मेरे सामने कई मर्तबा एशियंस बैठे हैं, वो इतने केयरफुल होके बैठते हैं कि वो ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये मैं उन मर्दों की बात बता रही हूँ जो लंदन में अंडरग्राउंड ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं। वो इतने केयरफुल होके बैठते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि किसी दूसरी औरत से उनका घुटना भी लगे। जाहिर है आमने सामने बैठे होते हैं, किसी वक्त घुटना टच हो जाता है, किसी वक्त दूसरा बंदा जो ट्यूब से उतर रहा है या ट्यूब में चढ़ रहा है, जाहिर है उसकी टांग किसी न किसी शख्स को टकरा जाती है। एशियंस खास तौर पे इस कदर केयरफुल होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि वहां पर अगर किसी एक औरत ने ये कह दिया कि इस आदमी ने मुझे बगैर किसी वजह के इनअप्रोप्रिएटली टच किया है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसको उसकी क्या सजा मिलती है। पाकिस्तान में क्या होता है, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि मैंने ज़ैनब बेचारा जो हमारी बच्ची थी प्यारी, उसके अलावा मैंने कभी किसी पिछले 2, 2.5, 3 सालों में किसी शख्स की, इसमें शायद मेरी कोताही भी हो सकती है, लेकिन जाहिर है हमें खबरें देने का काम भी वो इदारे करते हैं जो इनको सजाएं देते हैं। अदालतें हो गई, जेल हो गई, जो हमारे जो भी इस किस्म के इदारे हैं, FIA हो गया, मुख्तलिफ जो तफ्तीश के इदारे हैं वो हो गए। हमने कभी किसी से सुना ही नहीं कि फलां शख्स को, फलां रेपिस्ट को, फलां मर्डरर को सजा हुई। जब तक आप एक मुआशरे में सजा और जजा, सो इन्फोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट यू वांट टू से, इन्फोर्समेंट जो है वो सबसे ज्यादा, जी हाँ, जिसमें इंतजामिया का और अदलिया दोनों का एक इम्पोर्टेंट रोल है। ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्री, बिल्कुल सही है, हर चीज का कानून मौजूद है और शायद 70 साल पहले ही बन गया था कि आजकल जो लेजिस्लेशन हो रही हैं ये उसको शायद बेहतर जरूर। बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। नायब साहब, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट सोशल मीडिया के हवाले से, क्विकली प्लीज। जी, मेरा नहीं ख्याल कि मसला सोशल मीडिया का है। मेरे ख्याल में हम हर चीज को जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को के साथ जोड़ देते हैं और हम ये कहते हैं कि अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, माँ बाप को रेगुलेट करना चाहिए उसका यूज अगर उनको लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रियासत को इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा मदाखलत करनी चाहिए। आई बिलीव कि फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है, एक तो जिस तरह शिफा ने कहा कि कानून की बालादस्ती होना और लोगों को सजाएं मिलना, और दूसरा जिस तरह हमने ये पूरी गुफ्तगू की कि माशरे के अंदर ये जो रोटन एक जहनियत आ चुकी है जहां लोगों के ऊपर फर्क किया जाता है उनके तबके, जेंडर, एथनिसिटी, मजहब, इन सारी चीजों की बेसिस पर, इस रोटन माइंडसेट को रूट आउट करके निकालने की जरूरत है। इस तरबियत से भी, अपने तालीमी निजाम से भी, इंसाफ के निजाम से भी और मीडिया के जरिए। बिल्कुल सही है जी। अंबर साहिबा, फाइनल योर वर्ड। मैं कहूंगी कि ये जो मजीद कुछ और वीडियोस भी सामने आई हैं उसी दिन की 14 अगस्त की पाकिस्तान की जो यौम आज़ादी, मैंने भी देखी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बार बार सामने आते हैं। इससे आपको नजर आता है कि औरत को कितनी आजादी हासिल है, औरत कितनी ज्यादा पब्लिक स्पेसेस में अपने आप को महफूज तस्वुर करती है। और जब तक हम जैसे आप लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, हुकूमत है और तमाम सियासी जमातें हैं, इसको
हंगामी बुनियादों पर मैसेजिंग के जरिए चाहे कानून साजी या अमल दरामद के जरिए या मिसाल लेने के जरिए इसे डील नहीं करेगी तो ये जो परेशानी होती है हैशटैग से या कि हम खबर देते हैं कि औरत अपने आप को पाकिस्तान में महफूज ही करी, उससे बचा जा सकेगा। औरत की आवाज सुने, औरत की शहादत को माने, तस्लीम करे और उसके वजूद को फहश ना समझे। बहुत शुक्रिया अंबर शमसी साहिबा, शिफा यूसुफ जई साहिबा और नयाब गोहर जान साहिबा, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।